जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 16.2 बच्चों प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता अपनी चल रही है और चलते चलते हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हियर इज द क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। बच्चों ध्यान रखना, 3 कॉइन्स एक साथ उछाले जाए या एक कॉइन 3 बार उछाला जाए, एक ही बात होती है, ठीक है। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, let A denote the event 3 heads show. B denote the event 2 heads and 1 tail show. C denote the event 3 tails show and D, इसको close करूँ, and D denote the event a head shows on the first coin. Which events are mutually exclusive, simple and compound? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो आपको अगर कहीं कोई डाउट है ना बच्चों, तो मेरा पिछला वीडियो मैं उसका लिंक इसमें दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मान लीजिए कि घटना 3 चित्त दिखाना को ए से, घटना 2 चित्त और 1 पट दिखाना को बी से, घटना 3 पट दिखाना को सी से और घटना पहले सिक्के पर चित्त दिखाना को डी से निरूपित किया गया है। बताइए कि इनमें से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, सरल हैं और मिश्र हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम 3 कॉइन्स बच्चों एक साथ उछालेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, इसकी भी चर्चा कई बार हो चुकी है। क्या करूं, पहले वाले कॉइन का आउटकम फिक्स कर लो। मैंने कर लिया, यहाँ पर हेड ही आएगा, बाकी को 2 का 2 का 4 होता है, आपको मालूम है ना। जैसे कि देखो HH, इसके बाद HT, देन TH, देन TT, यही सीक्वेंस रहता है। अक्सर हम ऐसे ही लिखते हैं ना। इसके बाद क्या कीजिए, फर्स्ट कॉइन पर T फिक्स कर दीजिए। अभी क्या होगा, THH, THT, TTH एंड TTT। गॉट इट। इस तरह से आपको 8 आउटकम्स मिल गए हैं। अब आपको जो ए सेट है ना, ए सेट में आपको कहा जा रहा है 3 हेड्स शो। तो 3 हेड कहाँ दिख रहे हैं बच्चों, केवल यहाँ पर। तो ए सेट में क्या आएगा, केवल HHH, है ना। बी सेट में बोल रहे हैं, बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल। ओके, 2 हेड हो और 1 टेल हो। वैसे तो यहाँ से देख कर लिखो, नहीं तो अपने माइंड में आ जाता है एकदम से HHT, HTH और THH, है ना। इसके अलावा कोई केस नहीं है जिसमें आपको 2 हेड और 1 टेल मिलता हो। सी पर आ जाओ। सी पर है 3 टेल्स शो, 3 टेल्स, तीनों टेल्स, TTT। गॉट इट। अभी आ जाओ डी पर। डी है अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पर H। तो 1 2 3 4 ये शुरू के चारों आ जाएंगे, है ना। H H H HHT, HTH, HTT। ठीक, ये चारों आ गए। गॉट इट। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है। अपन ए का तीनों के साथ मैच करके देखते हैं, ठीक है। ए और बी कुछ कॉमन है, नहीं है, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो हम बोलेंगे यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लिख लेंगे। हिंदी में लिखेंगे, हाँ ये परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक, लिख लेंगे। सेकेंड केस में देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अभी ए इंटरसेक्शन सी देखो, यस ये भी 5 है, तो ये भी है। ठीक, देन ए का आप डी के साथ देखिए, डी के साथ नहीं आ रहा है ना, डी के साथ HHH आ रहा है कॉमन, तो ये अपना केस नहीं है। एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। अभी बी के लिए चेक करो, बी इंटरसेक्शन सी 5 आता है ना, तो यस ये है।
फिर आप बी का डी के साथ चेक करो, बहुत सारे आ जाते हैं इसमें तो, है ना। तो ये नॉट इक्वल टू 5 डाल के लिख दो, नो, बात खत्म करो, है ना। तो बी और डी नहीं है। नाउ सी एंड डी, सी इंटरसेक्शन डी इज 5, तो यस। अब आप इसको समेट कर सिस्टमैटिकली लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये चारों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। सेकेंड केस में वो कह रहे हैं, सेकेंड केस में कह रहे हैं सरल इवेंट यानी सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट किसको कहते हैं, आपको याद है ना, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। केवल एक एलिमेंट बोल रही हूं मैं, इस भाषा में उसको एलिमेंट नहीं कहते, यहाँ पर उसको सैंपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक ही सैंपल पॉइंट हो। तो कौन कौन से हैं, ए में है और सी में है। आप लिखेंगे ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स, ठीक है। ए तथा बी इसको हिंदी में कहते हैं सरल, सरल घटनाएं हैं, ठीक है। थर्ड है मिश्र घटना यानी कंपाउंड। तो बी और डी, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स हो जाए ना तो वो मिश्र घटनाएं हो जाती हैं। तो बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट्स, ठीक। हिंदी वाले बोलेंगे, हिंदी में तो लिखते नहीं हो मैम, लिख देते हैं बाबा, मिश्र घटनाएं हैं, ठीक। कौन कौन सी, बी और डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. 3 coins are tossed. Describe 2 events which are mutually exclusive. 3 events which are mutually exclusive and exhaustive. 2 events which are not mutually exclusive. 2 events which are mutually exclusive but not exhaustive. 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive. 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक बार उछाले जाते हैं। वर्णन कीजिए 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निःशेष हैं, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी तो हैं किंतु निःशेष नहीं है, और लास्ट है 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निःशेष नहीं है। तो थोड़ा सा रिवीजन तो बनता है ना। परस्पर अपवर्जी यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने यहाँ देख लिया है, जब 2 घटनाओं के जो समुच्चय होते हैं ना, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और एग्जॉस्टिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव वो सारे इवेंट्स जिनका यूनियन लेने से हमको सैंपल स्पेस हमारा वापस मिल जाए, यानी सैंपल स्पेस का हर पॉइंट, हर सैंपल पॉइंट किसी न किसी सेट में होगा, किसी ना किसी इवेंट में होगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव। आपको मैं एक बार और बता दूं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 जितने भी आपके इवेंट सेट्स हैं, समझो n है, इन सब का यूनियन लिया ना मैंने तो मेरे को S वापस मिल गया, यानी कि S के जितने एलिमेंट्स थे वो किसी ना किसी में तो हैं। गॉट इट, आ गई ना बात समझ में। तो बस अब आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए फर्स्ट 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अभी 3 कॉइन्स टॉस किए गए, तो बच्चों यही केस है, कितना मस्त है ना, सामने ही रखा हुआ है। 3 कॉइन्स को एक साथ आपने टॉस कर दिया है, ठीक। तो ये केस रहा। इसके बाद अब बोल रहे हैं 2 इवेंट बताइए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो हमारे पास तो 2 की जगह 4 है, हमारे सामने है ना। तो हम यहाँ पर क्या करें, ऐसा करते हैं ए और सी को बता देते हैं, ठीक। या इन किसी को भी, 3-4 केस थे ना, इसमें क्या था, एक घटना क्या थी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि 3 चित 3 हेड दिखाना। चलिए लिखते हैं, लिखो फर्स्ट का लिख लो 3 हेड्स, 3 हेड्स। पहली घटना ले ली मैंने 3 हेड्स की, ठीक है, और दूसरी ले ली 3 टेल्स, ठीक। तो ये कैसे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी 3 चित्त और 3 पट, तो ये हो गए परस्पर अपवर्जी। लेकिन बच्चों एक बात है, ये मैंने ले तो लिया लेकिन ये तो सिंपल इवेंट है ना, और सिंपल इवेंट तो अपवर्जी होते ही है। इसमें हमने क्या अपनी कुछ दिखाई क्रिएटिविटी, है ना। तो हमको कुछ और लेना चाहिए।
अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लेते हैं गेटिंग एटलीस्ट, ये बुक में दिया है बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यही रख रही हूँ, गेटिंग एटलीस्ट 2 heads। ठीक, ये फर्स्ट अपन ने ले लिया, ये ए ले लो, ये बी, 2 एग्जाम्पल दे दिए। गेटिंग एटलीस्ट 2 heads और फिर लिख दिया गेटिंग एटलीस्ट 2 tails। अब इन दोनों को समझो पहले। हिंदी वाले लिखेंगे कम से कम 2 चित्त हों। मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप लिख लेना, कम से कम 2 चित्त हों। और ये हो जाएगा कम से कम 2 पट हों। अब सुनो, 3 सिक्के हैं, कम से कम 2 चित्त हों तो इसमें ये वाला आएगा और ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, बस इतने आएंगे। और कम से कम 2 पटों में ये आएगा जो उसमें नहीं आया, ये आएगा जो उसमें नहीं आ पाया, ये भी आएगा, ये भी उसमें नहीं आ पाया, और ये भी आएगा, ये भी उसमें नहीं आ पाया। मतलब जो उसमें आ गए वो इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल अलग अलग 2 सेट होंगे, इसलिए ये परस्पर अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। गॉट इट? सेकेंड, मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन यही हो जाए ताकि ये हमको सेट दिखता रहे। सेकेंड क्या था बच्चों? 3 events which are mutually exclusive and exhaustive। ठीक है, 3 इवेंट हो जो अलग अलग हो, यानी कि उनमें कुछ कॉमन ना हो, लेकिन 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 जब हम उन तीनों का समअप करें, सम्मिलन करें, यानी कि यूनियन लें, तो हमको हमारा सैंपल स्पेस वापस मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, मैं इसका तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे। मैंने ऐसे लिखा, पहली घटना लिखी जिसमें एक भी टेल ना हो, सुनना जरा ध्यान से, एक भी टेल ना हो, तो ये वाला आ गया, एक भी टेल नहीं है। एक टेल हो, ये 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 और बस ये आ गए, 3 आ गए, 1 2 3। ठीक, अब मैंने बोला से कम 2 टेल हो, कम से कम 2 टेल में एक ये आ गया, क्योंकि 3 घटनाएं लेनी है ना, 4 नहीं लेनी, तो 2 घटनाओं को एक में डाल दिया। पहले लिया एक भी टेल ना हो, फिर लिया एक टेल हो, फिर लिया कम से कम 2 टेल हो, तो बचे हुए आ गए। चलो मैं लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, पहला लेते हैं नो टेल, एक भी पट नहीं, तो समझो इसका मैंने सेट लिया E1। E1 में कौन सा आ जाएगा एलिमेंट? HHH आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने लिख के नहीं दिखाया, आपको लिख कर दिखाना चाहिए था, आप लिख लेना बच्चों। हाँ, दूसरा मैंने केस लिया 1 टेल, एक टेल वाला। ठीक, तो एक टेल वाले कौन कौन से हो गए? देखो, HHT हो गए, HTH हो गए और THH ये हो गए। ये कौन से हैं बच्चों? ये है एक टेल वाले। ठीक, अब मैंने तीसरा केस लिया एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल का केस डाल दिया मैंने E3, यानी कि कम से कम एटलीस्ट 1 नहीं, एटलीस्ट 2, 1 का तो गेम ओवर हो चुका है, एटलीस्ट 2 टेल्स। ठीक, तो कौन कौन से आ जाएंगे? ये आ गया HTT, HTT, फिर आएगा आपका THT, फिर आएगा TTH और फिर आएगा TTT। अब देख लो, ये 4 5 6 7 8 और ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो E1, ये देखो E1 इंटरसेक्शन E2 5 है, E2 इंटरसेक्शन E3 भी 5 है, E1 इंटरसेक्शन E3 भी 5 है, लेकिन जब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 किया ना बच्चों, तो ये हमको S हमारा वापस दे रहा है। तो फिर ये वाला किसका एग्जाम्पल हो गया? 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं तथा निशेष भी है, निशेष बोलते हैं एग्जॉस्टिव को। ठीक है, तो ये केस बन गया बच्चों 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब मुझे पेज पलटना ही होगा, बार बार हम देख जरूर लेंगे। तो यहाँ पर मैं S एक बार फिर से लिख लूँ बच्चों, क्योंकि ये तो हमको यहाँ सामने दिखना चाहिए। HHH, HTH, HHT, HTT, THH,
TTH, THT, TTT। ठीक, चलिए अब हम थर्ड केस एक बार पढ़ते हैं। थर्ड केस है टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, हाँ, यानी कि दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं हैं। ये तो काफ़ी आसान है बच्चों, बहुत आसान है, आप भी सोच सकते हो, है ना। जैसे कि मैंने इवेंट E1 ले लिया, जो अपवर्जिन है उनमें कुछ कॉमन आ सकता है, ठीक है। मैंने ले लिया एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है, 2 चित, ठीक। तो इसकी क्या बन जाएगा, इवन क्या बन जाएगा, 2 हेड किस किस में है, देखो HHT में है, HTH में है, THH में है। ये 3 केसेस हैं जिसमें 2 हेड है, ठीक है। दूसरा केस मैंने ले लिया एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि कम से कम 2 चित। बच्चों सुनो मेरी बात, ये गेम समझ में आया आपको। यहाँ मैंने क्या कहा, 2 चित, यहाँ मैंने क्या कह दिया, कम से कम 2 चित। तो ये 3 तो आएंगे, इसके अलावा बस एक एलिमेंट और आ जाएगा। कौन सा आएगा, एक सैंपल पॉइंट और आ जाएगा, कौन सा बताइए आप, मेरे लिखते लिखते तक सोचिए, सोच लिया होगा, HHH, ठीक है। कम से कम 2 हेड तो ये हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 3, वो ये हो गए। गॉट इट, आया समझ में। तो बस काफ़ी है इतना, है ना। पार्ट नंबर 4 बच्चों है टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि एक्सक्लूसिव तो हैं लेकिन उनको जोड़कर पूरा पूरा हमारा सेट वापस मिल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या करें, ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं पहला केस लेते हैं एग्जैक्टली गेटिंग 1 हेड ले लें, चलो 1 हेड लेते हैं, 1 हेड जिसमें एक हेड हो, ठीक है। और ये ले लेंगे हम E1। तो एक हेड वाला क्या होगा बच्चों, एक तो होगा HTT, एक होगा THT और एक होगा TTH, एक हेड है इनमें, ठीक। और मैंने ले लिया E2 के लिए ले लिया, पहले यहाँ लिख लूँ मैं, पहला दूसरा केस लिख लिया, नो हेड, एक भी हेड नहीं है, ठीक। तो फिर E2 क्या आ गया, TTT, यही तो है जिसमें एक भी हेड नहीं है, एक ही तो है बच्चों, TTT, है ना। अब आप देख लो, E1 इंटरसेक्शन E2 तो फाई है, लेकिन E1 यूनियन E2 S नहीं है। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं, परस्पर अपवर्जी तो हैं, लेकिन निःशेष नहीं है, ठीक। क्लियर हो रही है ना बातें। 5th पार्ट है, ओ गॉड खत्म हुआ, चलो। 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निःशेष नहीं है। 3 घटनाएं बतानी हैं जो परस्पर अपवर्जी हैं लेकिन जो है जोड़ने से उनको एग्जॉस्ट, वो हमारा जो एस है, हमारा सैंपल स्पेस है, वो हमको वापस नहीं मिलता है, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, एक केस हटा दो, बस 3 केस ले लो, यानी तीनों H वाला केस हटा दो, तीनों H वाला केस हटा दो। एक ले लो आप, एक H वाला केस, फिर ले लो 2 H वाला केस, और एक ले लो बिना H वाला केस। कौन सा रह गया, ये रह गया। समझे आप मेरी बात, एक H ले लिया, कुछ एलिमेंट्स आ गए, 2 H ले लिया, कुछ एलिमेंट्स आ गए, और तीसरा ले लिया बिना H का, ठीक है। तो कौन रह गया, केवल यही तो रह गया। तो ये हमारा काम कर देगा। देखो फर्स्ट केस मैंने लिया एग्जैक्टली 1 हेड, केवल एक चित। यहाँ पर एग्जैक्टली के जगह पे यहाँ पर केवल लिख लेते हैं अपन, केवल 2 चित, ठीक है, केवल एक चित।
दूसरा केस लेते हैं एग्जैक्टली टू हेड्स, ठीक, केवल दो चित्त, ठीक। अब ले लेते हैं एग्जैक्टली थ्री हेड्स भी ले सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली थ्री हेड्स भी ले सकते हैं, ये ले लो एग्जैक्टली, देखो ये मेरा कहाँ जा रहा है, एग्जैक्टली थ्री हेड्स। ये मैं थोड़ा चेंज कर दिया, लास्ट टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, ठीक है। केवल तीन चित्त, चलिए देखते हैं क्या हुआ। E1, E1 हो गया एग्जैक्टली वन हेड, देखो H T T, फिर THT, फिर TTH, ठीक, तीन आ गए। मैं टिक लगा लूँ क्योंकि लास्ट है ना, लगा सकते हैं। HTT ये आ गया, THT कहाँ गया, THT ये आ गया, TTH ये तीन आ गए, ठीक, एग्जैक्टली वन हेड। दूसरा एग्जैक्टली टू हेड्स, टू हेड्स में आएगा HTH, देन आएगा HHT, देन आएगा THH, गॉट इट। कौन कौन कवर हो गए, HTH कवर हो गया, HHT कवर हो गया और THH कवर हो गया, दिख रहा है आपको, है ना। अब मैंने क्या लिखा, थर्ड केस एग्जैक्टली थ्री हेड्स, एग्जैक्टली थ्री हेड्स में बच्चों ये आ गया HHH, ये रहा, ठीक, तो ये रह गया ना, है ना। तो ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, तीनों परस्पर अपवर्जी तो हैं, लेकिन इनको ज्वाइन करने से हमारे को वो नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, एस नहीं मिलता है, ठीक। जबकि इसको पहले लिखना चाहिए मुझे, E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है, E1 इंटरसेक्शन E3 भी फाई है, E2 इंटरसेक्शन E3 भी फाई है, बट इनको जोड़ने से, इनका सम्मिलन लेने से हमको एस वापस नहीं मिलता है। तो ये परस्पर अपवर्जी तो हैं परंतु निशेष नहीं है। These are mutually exclusive but not exhaustive. Got it? Now come to the question number 6. Here is the question. Two dice are thrown. The events A, B and C are as follows. Getting an even number on the first die. Getting an odd number on the first die. Getting the sum of the numbers on the dice less than equal to 5. Describe these events. हिंदी में देखते हैं बच्चों, हिंदी में ये है, दो पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं A, B और C निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 से कम या 5 होना, उसके बाद निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों भाषाएं अब हमारे लिए एडमिसिबल है, हमको सब आ गया है ना। तो कोई भी एक लैंग्वेज का मैं अपने पास रख लेती हूँ जिससे मुझे ये दिखता रहे। तो सबसे पहले तो भाई दो डाइस फेंको, तो अब हम इनको फटाफट लिखेंगे, इसकी स्पीड वेरी फास्ट करेंगे, देखो दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ केस ए है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बच्चों सुनो, ये सेकंड रो, ये फोर्थ रो और ये सिक्स्थ रो पूरी आएगी, समझे आप। 18 एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, तो वो भी मैं फटाफट लिख रही हूँ। ये हुआ, बी आएगा, बी देख लीजिए, बी है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहले वाले पर ऑड आना चाहिए, तो बच्चों फर्स्ट रो पूरी आएगी, थर्ड रो पूरी आएगी और फिफ्थ रो पूरी आएगी। यहीं से देखकर हम बता सकते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है ना। लेकिन चलिए लिखते हैं अब इसको, ये आ गया, ठीक है।
नाउ और भी है क्या? यस, सी सेट और है। गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये तो हम आपके सामने करेंगे, ठीक है। 5 भी हो सकता है और 5 से कम भी। तो देखो 1 4 पे 5 आ रहा है, यहाँ से एक लाइन डाली जा सकती है, देखो ऐसे, देखिए आपको 5 या 5 से कम। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, हाँ, एंड 4 1। बस इतने ही आएंगे जिनका सम या तो 5 है या 5 से कम है, ठीक है। अब ये रहा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए डैश। गॉट इट। अब देखो ए डैश मतलब एस में से ये हटा दीजिए, तो अब इसका आंसर पता है क्या बनेगा? ए डैश इज इक्वल टू बी। बोलो है कि नहीं? क्योंकि ए में क्या कौन कौन से आ गए? सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। कौन कौन से नहीं आए? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ये किस में आए? बी में। तो सीधे सीधे एस माइनस ए है जो कि बी है। देख लो। अब आप चाहो तो बी सेट को पूरा दोबारा यहाँ पर लिखो। गॉट इट। ये आपको लिखना है, मैं लिख दूँ, यू हैव टू राइट हियर। पूरे एलिमेंट्स लिखने हैं बी सेट के, लेकिन आपको समझ में तो आया ना? सेकेंड पार्ट है बच्चों, सेकेंड है नॉट बी। तो नॉट बी इज ए। नॉट बी वॉट? नॉट बी इज ए, है ना। नॉट बी मतलब बच्चों बी नॉट, ऐसे वाला बी डैश। तो बी डैश इज इक्वल टू एस माइनस बी, दैट इज ए। और फिर आप यहाँ पर पूरा ए सेट 2 1 2 2 एंड सो ऑन लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज ए और बी। एक एलिमेंट या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए या बी है बच्चों, ये ए या बी। ये देखो मैं यहाँ लिख कर यहाँ रखा है ए या बी, है ना। तो ए या बी क्या है? जस्ट अ मिनट। ए और बी में क्या आएगा? एक एलिमेंट या तो ए में हो या बी में, तो पूरा एस हो जाएगा ये तो, क्योंकि आधे एलिमेंट्स चले गए ए में। कौन कौन सी? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ रो चली गई ए में। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो आ गई बी में। बचा ही कुछ नहीं। इन दोनों का यूनियन क्या होगा? एस, है ना। अब आप क्या करोगे? इसको ऐसे एस नहीं लिख दोगे, नंबर चाहिए ना, पूरा लिखना पड़ेगा। ए सेट पूरा लिखो, फिर यूनियन का साइन लगाओ, फिर बी सेट पूरा लिखो, और फिर उसके बाद जो एस आएगा वो भी पूरा लिखो। लिखना है, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने तो इसको शॉर्ट में कर दिया, बट यू आर नॉट अलाउड, ठीक। फोर्थ, ए एंड बी। इतने स्मार्ट तो हो गए हो आप जान सकते हो कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आएगा 5, यानी कि नल सेट। गॉट इट। फिफ्थ पार्ट है ए बट नॉट सी। अब सी की एंट्री हुई है। ए हो मगर सी ना हो, ए माइनस सी। ए हो मगर सी ना हो, ठीक है। मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं हैं, ठीक। तो ए देखो, जिसके ऊपर ये 1 1 1 1 है वो तो इसमें है ही नहीं। इसके बाद 2 2 वाले ये चले जाएंगे, और 3, चलिए सोच इसको लिखना ही पड़ेगा। देखिए ये 2 की रो जो है ना, इसमें 2 1 आ चुका है, 2 2 आ चुका है, 2 3 आ चुका है। कौन नहीं आया? 2 4। 2 4 आएगा, 2 5 आएगा एंड 2 6 आएगा, ठीक है। फिर 4 वाली रो में यहाँ पर केवल 4 1 आया है, तो बाकी आएंगे। यहाँ आ जाएगा 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। इसके बाद 6 की रो तो बच्चों पूरी आएगी, क्योंकि 6 तो इसमें आया ही नहीं है। तो ये हो गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेडी हुआ है ए माइनस सी।
इसके बाद क्या है, ए बट नॉट सी हो गया है ना। अब है बी और सी, तो मुझे इसको यही करने की आप लोग परमिशन दें क्योंकि मुझे दिखता रहेगा। बी और सी, दैट इज बी यूनियन सी। मतलब बी के तो सारे एलिमेंट्स में बिंदास लिख ही लूँ ना, उसके बाद चर्चा करेंगे क्या आया और क्या नहीं आया, है ना। तो पहले मैं बी के एलिमेंट्स फटाफट लिख रही हूँ। हुआ। अब देखते हैं सी के कौन से एलिमेंट्स नहीं आ पाए। तो 1 1 1 1 सारे आ गए, ये 2 वाले ये 3 नहीं आ पाए। एक तो पहले मैं ये लिख लूँ, 2 1 नहीं आ पाया, 2 2 नहीं आ पाया और 2 3 नहीं आ पाया, है ना। इसके बाद 3 1 वाला आ गया, 3 2 आ गया। क्या नहीं आ पाया बच्चों, 4 1 ये नहीं आ पाया। तो ये हो गया आपका बी यूनियन सी। ठीक, ये भी हो गया बी और सी। अब आएंगे बी एंड सी, बी एंड सी यानी कि बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो कॉमन कौन से हैं, देखें कॉमन कौन से हैं, कॉमन कौन कौन से हैं, बी इंटरसेक्शन सी। 1 1 कॉमन है, 1 2 1 3 1 4 इतने, ये 4 कॉमन है। पहले तो ये लिख लिए जाए, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4 ये कॉमन है। इसके बाद 2 वाली रो तो है ही नहीं इसमें, है ना। 3 में 3 1 है, ठीक, 3 1 कॉमन है और 3 2 कॉमन है, 3 1 कॉमन है एंड 3 2 कॉमन है, ठीक। 4 वाली रो बी में नहीं है। हुआ। इसके बाद अब क्या रह गया है, ये हमने किया। 5th के बाद 6th पार्ट, 6th के बाद है अब 7th, नहीं ये 7th ये वाला था बच्चों, वो 6th था, ये 7th था। इसके बाद लास्ट है 8th पार्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ए डैश है शायद, नहीं ए अकेला है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए सेट क्या है, तो बहुत बड़ा सेट लिखना पड़ेगा मुझे, लिखते हैं चलो। ए और बी डैश एक ही बात है, तो ए इंटरसेक्शन ए, चलो ये दो पूरा पूरा सेट कॉमन आ गया। अब क्या रह गया, अब रह गया सी डैश। सी डैश किसको कहेंगे बच्चों, एस के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं आ पाए, ठीक। तो ये जो लाइन मैंने लगाई है इतने आ गए हैं, कौन नहीं आ पाए, इधर वाले नहीं आ पाए। ओ माय गॉड। तो 5, हालांकि मुझे यहाँ पर आंसर दिख गया, मुझे क्या कहना है आपसे, लेकिन चलिए लिखना तो पड़ेगा। अब बुद्धू बने हैं तो अच्छे से ही बने। 1 5 1 6, इसके बाद आएगा 2 4 2 5 2 6, फिर बच्चों आएगा 3 3, देन 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक। इसके बाद आने वाला है 4 2, फिर आएगा 4 3, फिर आएगा 4 4, फिर आएगा 4 5, फिर है 4 6, देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, देन 6 1 6 2, प्लीज़ बेयर विद मी। थोड़ा सा इसको आप सहन कीजिए, ये आपको करना है, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक। चले, अब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ए है, क्लियर। हाँ, अब ए के वो एलिमेंट्स जो इसमें भी हैं या दोनों में जो कॉमन है वो हमारा आंसर बनेंगे, जो कि सिंपल हो गया है। देखो कैसे, ए में कौन है जिसका फर्स्ट लेटर इवन है, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या सम संख्या है, वो है ए में, समझे ना। अब इनमें से जिनमें पहले 2 4 6 है वो अपना आंसर है, समझे, गॉट इट। ये दोनों तो एक ही चीज हो गई, पूरा का पूरा ए सेट ही है ये।
अब इन दोनों में कॉमन वो होंगे जिनका प्रथम अंक सम होगा, इवन होगा। तो बस अब सरल है। तो ये आ गया 2 4, देन 2 5, देन 2 6, फिर यहाँ आएगा 4 2, लिख दिया मैंने लाइन में ही। चलिए 4 2, फिर 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। ठीक, इसके बाद ये रहा पूरे 6 की रो पूरी आ जाएगी। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। हुर्रे, हुआ आखिरकार। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Come to the question number 7. Refer to question 6 above. State true or false. Give reasons for your answer. A and B are mutually exclusive. ये तो बच्चों केसेस दिए हैं। कुल मिलाकर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 पर आधारित ही क्वेश्चन नंबर 7 है। ट्रू फॉल्स बताना है। उपर्युक्त प्रश्न 6 को देखिए और निम्नलिखित में सत्य या असत्य बताइए। अपने उत्तर का कारण दीजिए। कारण तो बच्चों हम बोल देंगे, आप लिख लेना। ठीक, चलिए केस नंबर 1। A and B are mutually exclusive. ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। बिल्कुल है, हम तो देखते ही समझ गए थे, है ना, क्योंकि इसमें ली गई है सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ रो और इसमें ली गई है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ रो। गॉट इट। तो आपका पहला आंसर तो है ट्रू। आप यहाँ लिख लेंगे, अपने क्वेश्चन लिखते समय ट्रू लिख लेंगे। ठीक है, और रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है कि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। सिंपल है ना। सेकेंड, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ए और बी परस्पर अपवर्जी और निःशेष है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि 3 लाइन एक में आ गई, 3 लाइन दूसरे में आ गई। दोनों का जब सम्मेलन हुआ, यूनियन हुआ, हमको हमारा सैंपल स्पेस वापस मिल गया। गॉट इट। तो सेकेंड भी ट्रू है। ठीक है बच्चों, थर्ड पर आते हैं। क्या ए बी नॉट के इक्वल है? कितना बढ़िया मजाक है ना। ए बी नॉट के इक्वल है? हाँ भाई हाँ है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? देखो, ये जो बी है, एस के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए में है ना। बी नॉट किसको कहते हैं? बी नॉट किसको कहते हैं? एस के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, उसी को तो हम बी नॉट कहते हैं ना। तो वही तो एलिमेंट्स ए में हैं, जो बी में नहीं है वो ए में है। तो ये भी ट्रू है। हालांकि आप समझ रहे हैं मैं बेवजह समझाने में लगी हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया। फोर्थ, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं, इनको जरा देखना पड़ेगा। ए और सी नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो 2 है ना, फर्स्ट लेटर फर्स्ट डिजिट 2 है, ये 2 वाले हैं, इसमें फर्स्ट डिजिट 4 वाले भी हैं। तो इसका उत्तर तो फॉल्स है कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नहीं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फिफ्थ है, ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे ये तो क्या बुद्धू जैसी बात है, बी डैश ही तो ए है। अभी अभी तो बताया बी डैश ही तो ए है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हो सकता है? परस्पर अपवर्जी। ए खुद का अपवर्जी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बी डैश खुद ए है, तो ए और ए अपवर्जी है। कितनी अजीब सी बात है। तो ये फॉल्स है, नहीं है। ठीक है, लास्ट, ए डैश यानी कि बी, बी डैश यानी कि ए और सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये बताना है। ये थोड़ा सा सोचते हैं, मुझे लगता है कि काम बन जाएगा यहाँ पर। देखो, ए डैश यानी कि बी, ठीक, बी डैश यानी कि ए, यहाँ तक तो बात सही है कि ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, यानी कि निशेष भी हैं और अपवर्जी भी है। लेकिन सी ने आके काम खराब किया। सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।
जो एलिमेंट ए में है उनमें से कुछ सी में है, जो एलिमेंट बी में है उनमें से भी कुछ एलिमेंट्स सी में है। ये बात सही है कि इन तीनों को जोड़ो तो हमको एस हमारा वापस मिल रहा है, यानी कि एग्जॉस्टिव तो है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कारण आप लिख लेंगे ये तीनों घटनाएं निशेष अवश्य हैं परंतु परस्पर अपवर्जी नहीं है। दे आर ऑल्दो दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स बट दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 6 पर बेस्ड था, ट्रू और फॉल्स बताना था। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग, यू मस्ट बी एंजॉइंग दिस टॉपिक प्रोबेबिलिटी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक कहावत है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो बस वही वाली बात है कि सिंपल समझोगे तो सिंपल ही लगेगी हर चीज़। ये वाकई सिंपल है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। खुश रहिए बच्चों, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।